नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की और आज हम ऐसे राजवंश की बात करेंगे, एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसको भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, यानी कि गुप्त राजवंश की या गुप्त डायनेस्टी की। तो गुप्त राजवंश और इसका इतिहास लगभग 10 से ज़्यादा महान राजा हुए, जिनमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे प्रसिद्ध राजा थे, समुद्रगुप्त एक राजा थे। तो आज मैं चर्चा करूंगा और इसका शासन लगभग तीसरी सदी यानी कि 240 ईसा से लेके और लगभग 550 जो है शासन रहा गुप्त राजाओं का। और ये भारत का सबसे स्वर्णिम दौर था, जब भारत को एक तरह से कह सकते हैं कि सोने चांदी या बाकी जितने भी रिसोर्सेज थे वो मार्केट या बाजार में इस तरह से फैले हुए थे जैसे सब्जियां और फल। तो गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना गया है। जैसे कि हमने बताया, मौर्य वंश बहुत अच्छा साम्राज्य रहा, और शुंग वंश उसके बाद राजा रहे। उनके पतन के बाद लगभग बीच में जो एक जगह खाली हो गई थी, लगभग 300 400 या 500 साल, लगभग हम बात करें तो 300 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व जो है ये मौर्य साम्राज्य रहा। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा हुए और लगभग उसके 300 यानी कि लगभग 500 या 400 साल बाद उसमें बीच में शुंग वंश भी रहा। और जैसे ही हम बात करते हैं तो तीसरी ईसा यानी कि लगभग 400 से 500 साल बाद एक महान वंश का उदय हुआ जिसको हम बोलते हैं गुप्त राजवंश। और अगर हम बात करते हैं एक बीच में जो जगह खाली हो गई थी, यानी कि तो भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पा रही थी, तो कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास भी किया था। लेकिन मौर्योत्तर काल के प्रांत तीसरी शताब्दी इसमें 3 राजवंशों का जो है उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। ऐसा नहीं है, कुषाण राजवंश भी अच्छा राज्य था, उन्होंने भी बहुत एकता लाने का प्रयास किया, कनिष्क बहुत महान राजा हुए। लेकिन जो एक अगर हम कहें स्वर्णिम दौर तो वो गुप्त राजवंश का था। तो मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का जो श्रेय है वो गुप्त राजवंश को ही जाता है। तो गुप्त राजवंश की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रारंभ हुआ। तो अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जो शासन था, यानी कि अगर हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रारंभ होकर चंद्रगुप्त प्रथम ने, मतलब पहले शासक चंद्रगुप्त माना गया है, जिनका विवाह लिच्छवी के साथ गुप्त जो है लिच्छवी के साथ गुप्त को एकजुट किया। और उनके पुत्र प्रसिद्ध जो थे समुद्रगुप्त थे, और उन्होंने ही पूरे जो साम्राज्य को फैलाया, उन्होंने उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जो एक किया, पूरे भारत को लगभग एक करने का जो श्रेय जाता है वो समुद्रगुप्त को जाता है। यानी कि नेपोलियन, एक तरह से भारत के नेपोलियन बोनापार्ट उसने कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से उनकी जो नीति थी एकीकरण करने की वो एक तरह से समुद्रगुप्त की थी। तो समुद्रगुप्त जो है वो भी एक करने का काम किया। और इसके सबसे महान राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है, जिन्हें सूर्य का सूर्य या विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उज्जैन तक उनका साम्राज्य का विस्तार किया उन्होंने। सैन्य जो उनकी सैन्य शक्ति थी उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे स्तर तक वो लेके गए। और अगर हम गुप्त वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं, भाई कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो श्रीगुप्त नाम के एक जो है व्यक्ति थे, और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज भी कहा, यानी कि उन्हें आदिराज बोला गया है। तो श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने लगभग 500 वर्षों बाद
671 से लेकर सन 695 के बीच में किया था। और पुराणों में यह कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत यानी कि अयोध्या की बात कर रहे हैं हम, तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक थे। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग के शासक थे। तो जो है चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण कराया तथा मंदिर के व्यय में 24 गांवों को दान दिए गए। इतिहासकार जेम्स ओमली ने भी गुप्त राजवंश को जो है तेली जाति का बताया गया, तेली जो जाति होती है उसका बताया गया। और चीनी यात्री वेसांग ने अपनी पुस्तक में गुप्त राजवंश को तेली जाति का बताया है। तो पद्म पुराण में भी गुप्त राजवंश को तैलिक श्रेणी का बताया गया है। तो वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और उनके श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच, उन्होंने भी जो है गुप्त राजवंश का शासक बनाया गया। और उसके बाद उनके पुत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बने और चंद्रगुप्त वंशावली पहला स्वतंत्र शासक उन्हीं को बताया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कह सकते हैं कि पहले राजा थे जो स्वतंत्र थे और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो इनका शासनकाल लगभग जो है 15 वर्षों तक रहा। और पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार में बहुत सारी जानकारी मिलती है। हेमचंद्र राय चौधरी जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने विवाह की स्मृति में राजा रानी के प्रकार के सिक्कों को भी चलन कराया, यानी कि उन्होंने जो सिक्के चलाए जिसमें राजा रानी दोनों के उसमें जो है मतलब दोनों एक साथ बैठे हुए, तो उसका इस तरह का चित्र का उन्होंने जो है सिक्का भी चलाया। और लिच्छियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से और मजबूत कर लिया। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कह सकते हैं कि असली संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। उनसे पहले जो उनके पिता घटोत्कच या जो उनके जो दादा थे, यानी कि कहने का उनके जो दादा थे वो और उनके जो पिता थे, उन दोनों को कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से इस साम्राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि असली जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको हम इतिहास में कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है माना गया कि वो असली संस्थापक थे। चंद्रगुप्त यानी कि घटोत्कच और श्रीगुप्त प्रथम को हम नहीं कह सकते कि वास्तविक जो है संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसमें पूरे भारत को एक करने का काम जो है किया और वो स्वतंत्र राज्य के एक तरह से राजा बने। उनके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बार आए हैं और समुद्रगुप्त ने ही लगभग अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और चंद्रगुप्त प्रथम के जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम में उनका कुमार देवी के जो पुत्र, यानी कि उनकी जो वाइफ थी, यानी कि उनकी धर्मपत्नी जो थी चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, उनका जो पुत्र था समुद्रगुप्त, वो एक महान राजा हुआ और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में उनको नामित किया गया है, उनको बताया गया, इसलिए उन्हें परम क्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपराध यानी कि अपने पिता की तरह महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और स्वयं को लिच्छवी दैहित्र कहे जाने गर्व का अनुभव करते थे। श्रीलंका के शासन मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने हेतु अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाले महान राजा थे, महान सम्राट थे और उन्हें नेपोलियन की उपाधि दी, यानी कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन जैसे राजा का उन्होंने एककरण किया, इसी तरह उन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अपने प्रतियोगी परीक्षा में, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके मैं बता दूं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ तक था और इसमें बहुत सारी उन्होंने लगभग 12 विजय उन्होंने जो है जीती, 12 विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि और संगीतज्ञ भी थे। तब उनका जो है कला में और एक अच्छे कवि भी थे वो, और उन्हें कला मर्मज्ञ भी कहा जाता है। उनका देहांत जो है लगभग 300 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद उनका जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो राजा बने। उनके बारे में मैं जो है विस्तार से चर्चा करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो विशाल निर्माण में जो है उत्तर से हिमालय तक फैल गया और विंध्याचल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, मालवा तक, कश्मीर तक, पंजाब तक, ये सब उनके
आधा अधीन हो गए और समुद्रगुप्त काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यव्रत यानी कि भारत पुनः नैतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा। और उनके बाद जो समुद्रगुप्त के बाद उनका जो पहला जो बेटा था, यानी कि जिनको हम रामगुप्त कहते हैं, रामगुप्त जो है राजा बने, लेकिन वो इतने ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे। साक्ष्यों से पता भी लगता है कि जो रामगुप्त थे वो चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के दोनों पुत्र हुए, लेकिन रामगुप्त जो है योग्य न होने के कारण वो मतलब एक तरह से निर्बल और कायर थे और उन्हें पराजित कर दिया गया। और उन्होंने शको से उन्होंने पराजित कर दिया था शकों ने उन्हें, और उन्हें पराजित होने पर एक अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। तो अपमानजनक संधि जो करी उन्होंने, उस अपमानजनक संधि के कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो थी उनकी ध्रुव स्वामिनी, उनको शकराज को भेंट कर दिया, जो शकों के जो राजा थे उसको भेंट कर दिया। तो उनका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको वापस लाए और उन्होंने यानी कि एक तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय को स्वामी भक्ति जो थी, यानी स्वाभिमानी जो व्यक्ति थे, और उन्होंने कुछ एक भेष बनाया और ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के पास गए। फलतः रामगुप्त जो है वो उन्होंने जो एक कायरपूर्ण जो कार्य किया था, और वो कार्यपूर्ण कार्य के लिए उनके छोटे भाई ने उनकी धर्मपत्नी को, ध्रुव स्वामिनी को वापस लेके आए और शकराज को जो है उनको हराया। तो अपने बड़े भाई की फिर इसीलिए चंद्रगुप्त ने इस कायरपूर्ण निर्णय के लिए या कार्य के लिए रामगुप्त की हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैं एक अलग से वीडियो पे चर्चा करूंगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो कुमारगुप्त प्रथम राजा बने, वो यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, उनको राजा बनाया गया। उनके बाद उनके पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम, उनको राजा बनाया गया। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 415 में सत्तारूढ़ हुआ था और अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसमें भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 तक, और यानी कि कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 और चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 में उसका पुत्र कुमारगुप्त जो है वो शासन बना। चंद्रगुप्त की जो दूसरी पत्नी थी, चंद्रगुप्त सेकंड की जो दूसरी पत्नी थी ध्रुव देवी, उससे सबसे बड़ा पुत्र था, और जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। तो कुमारगुप्त के वैशाली के राज्यपाल भी था, और कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का शासन एक अच्छा उदाहरण है। कुमारगुप्त प्रथम ने अभिलेखों और मुद्राओं से ज्ञात होता है कि अनेक उपाधियां धारण की, और जो है जिसमें महेंद्र कुमार, महेंद्र श्री, महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य आदि उपाधि धारण की। और कुमारगुप्त जो है उसके शासनकाल में कुछ घटनाएं हुई, जैसे पुष्यमित्र से युद्ध हुआ, दक्षिण विजय अभियान हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो ये 3 प्रमुख चीजें हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय, माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त द्वारा ही किया गया है। यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी हम बिहार में, उसका जो निर्माण किया गया, ये प्रश्न कई बार आता है कि वो किसने किया, तो वो कुमारगुप्त ने किया। तो इसका निर्माण कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो शिक्षा का केंद्र जो था वो नालंदा था गुप्ता डायनेस्टी के समय या गुप्ता राजवंश के समय। उसके बाद जो हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, वो मतलब नालंदा विश्व का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त ने किया था, और उसका जो है दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी इसको माना गया। तो नालंदा जो है वो 2 शब्दों से बना है संस्कृत के, नालम और दा। तो संस्कृत में नालम का अर्थ है कमल, और कमल का ज्ञान का प्रतीक है, तो इसको जो है नालंदा बोला गया। उनके बाद उनका पुत्र था स्कंदगुप्त, उनको राजा बनाया गया। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उन्हें सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया, उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल थे, और स्कंदगुप्त ने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य और उपाधियां धारण की, और उसके बाद इनके कई और राजा हुए। और अगर हम बात करें जैसे पुरुगुप्त या कुमारगुप्त द्वितीय, बदगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, दामोदर गुप्त, इस तरह के जो है। और
अगर हम बात करें तो इसका जो अंतिम राजा था इस वंश का, वो था आपका विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो है 550 तक राजा रहे, और लगभग उससे जो पहले कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहगुप्त, बालद्वितीय, ये कुछ एक तरह से ज़्यादा शक्तिशाली राज्य नहीं रहे, शक्तिशाली राजा नहीं रहे, और उनसे ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि उतना दौर नहीं रहा जो स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त सेकंड के समय में रहा, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहा। तो उत्तरगुप्त जो राजवंश थे वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। तो गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में भी विकेंद्रीकरण और अनिश्चितता का माहौल हो गया था, और उनके जो सामंत थे, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने जो है छोटे छोटे राजवंशों की घोषणा कर दी, और ये साम्राज्य जो है अलग हो गया। तो गुप्तकालीन, लेकिन ये जो गुप्तकालीन शासन था वो स्थापत्य और कला के लिए बड़ा फेमस है। इस काल में विज्ञान, कला, साहित्य की समृद्धि मिली, और भारत में मंदिर, वास्तुकला, मूर्ति कला के उत्कृष्ट काल माना गया। शताब्दियों के से कला और तकनीकों को जो संपूर्णता मिली थी। गुप्त काल में मंदिर निर्माण किए गए, ईंट और पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों पर मंदिरों का निर्माण। और इस काल में प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, जो भुमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश नागौद में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। तो ये सब मंदिर जो हैं उस समय के गुप्तकालीन मंदिर हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं ऊंचे चबूतरे थे, ईंट और पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का निर्माण किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय का जो निर्माण, जो कला या इस तरह की चीज़ें थी, या विज्ञान जो था वो चरम पर था। और ये जो मतलब इसका लगभग जो 310 वर्षों का जो शासन रहा वो बहुत उच्च कोटि का शासन था, और भारत के इतिहास में एक नए मतलब नए, और एक तरह से कह सकते हैं कि नए भारत का उन्होंने निर्माण किया था। और अपनी जो शासन करने का जो तरीका था वो उनका थोड़ा सा अलग था। तो इस तरह से उस समय, लेकिन बड़ी ये ऐसा भी नहीं था कि बड़ा अच्छा था। कुछ जो है कई चीज़ें उन्हें इस शासनकाल में कई हमले भी हुए, कई जैसे मतलब हूणों ने उस समय जो है संघर्ष रहा हूणों के साथ भी। और जैसे हम बताएं संघर्षों की भरमार लगी रही, और जो हूण थे जो मध्य एशिया से जो आए हुए थे, हूण एक बहुत ही मतलब दुर्दांत लोग थे, और साम्राज्य में पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना हुआ था। तो श्वेत हूणों के नाम से जो पुकारे जाते थे, तो इसकी शासन यानी कि मध्य एशिया से भी आए, उधर जो है आपके रोमन भी थे। तो उन लोगों ने भी इन पे जो है हमला किया, लेकिन उसमें कई बार उनको हराया। और जो है एक तरह से स्कंदगुप्त के समय में ये ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। मैं एक अलग से जो इसके सबसे महान जो राजा हुए, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, मैं उनके बारे में आपको जो है विस्तार से चर्चा करूँगा। और क्योंकि इस स्वर्णिम काल रहा, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उनके बारे में, यानी कि जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आने की संभावना हमेशा कौन से राजा के बारे में क्या विख्यात हैं, उसका कला, विज्ञान या अन्य चीज़ों में कैसा योगदान रहा, कौन से उसने युद्ध लड़े, और किन किन युद्धों से उनको क्या लाभ या क्या उनकी हानि हुई, और कौन कौन से साम्राज्य उनसे पहले और बाद में हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जब आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं या इतिहास के बारे में जो आप वीडियोस देखते हैं, तो उनके बारे में हमेशा यही बात बनी रहती है। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैं जो है अलग से चर्चा करूँगा। और क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।